हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। DEF Limited manufactures and sell a single product and has estimated sales revenue of 397.80 lakhs during the year based on 20% profit on selling price। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि सेल्स रेवेन्यू था उसका 397.80 लैक्स और उसका 20% ऑन प्रॉफिट था सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है जी। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 6 kg ऑफ मटेरियल ए एंड 3 kg ऑफ मटेरियल बी। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मटेरियल लगता है ए और मटेरियल लगता है बी, जिसके 6 kgs लगते हैं ए के और 3 kgs लगते हैं बी के। उसके बाद बात आती है एंड द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 4 आवर इन मशीन शॉप एंड 2 आवर्स इन असेंबली शॉप। तो असेंबली शॉप के ऊपर जो लगता है प्रोसेसिंग टाइम मशीन शॉप का हम कह सकते हैं ये लगता है 4 आवर्स, और जो दूसरा है असेंबली शॉप, मशीन शॉप के बाद असेंबली जो शॉप है उसके ऊपर ये लगते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अब्जॉर्व एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का 20% जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस 6 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड एंड फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर 7,20,000। तो ये हमारे खर्चे थे। परचेज प्राइस दे रखा है मटेरियल ए बी का, लेबर रेट दे रखा है, मशीन शॉप का दे रखा है, उसके बाद दे रखा है असेंबली शॉप का 7 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास फिनिश गुड्स का, मटेरियल ए का, मटेरियल बी का, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। हमें चाहिए का क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कहता है कि कितने जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं उनको प्रपोज किया जाएगा बेचने के लिए और सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। उसके बाद प्रोडक्शन बजट और मटेरियल परचेज बजट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट टोटल भी हमें मिल जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चलेगा, हमारे सेलिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं। और हमारे पास अगर सेलिंग नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता चल जाएंगे तो हमारे पास सेल प्राइस दे रखी है, तो सेल प्राइस से हमें क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो उससे हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता चल जाएगा। बट हमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं जी, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है, यहाँ पे टोटल सेल्स उन्होंने खुद ही दे रखी है, कितनी दे रखी है 397.80 लैक्स। उसके बाद लेस हमें प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स के ऊपर 20% लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%। ये हमें कितना दे रखा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 397.80 इंटू 20%, तो 79.56 लैक्स का प्रॉफिट होगा। अब ये हमारी टोटल कॉस्ट लग जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी माइनस 397.80, तो आ जाएगा 318.24। इसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लेस कर देते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा, जो कॉस्ट निकल के आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। तो हमारे पास टोटल जो है वो दे रखा है 7.20 लैक्स का टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो 311.04 जो है मेरे पास टोटल आ गई, टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, अगर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स को ढूंढने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड को ढूंढने के लिए कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, वो भी कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो दे रखे हैं, डायरेक्ट यूनिट ये पर यूनिट के अकॉर्डिंगली होता है। हमें इसमें पता है कि ए में 6 kgs लगेंगे, तो ए और बी 6 kg और यहाँ पे ए और बी में 6 kg और यहाँ पे 3 kgs। जो 6 kgs हैं वो किस दाम पे चले जाएंगे, वो जाएंगे 16 रुपये के अकॉर्डिंगली, और ये चले जाएंगे 10 रुपये के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले मेरे डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कंप्लीट होता है, वो आता है 96 रुपीज़ का और ये 30 रुपीज़ का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास लेबर कितनी लगती है, जो लेबर कॉस्ट है, लेबर में भी 2 प्रोसेस हैं, एक मशीन शॉप का है और ये है असेंबली पॉइंट का, असेंबली शॉप का। तो ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे जो बात करेंगे ये बात करेंगे 4 आवर्स और ये 2 आवर्स। इनका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 14 पर आवर और 7 पर आवर। तो यहाँ पे जो कॉस्ट मेरी निकल के आई है वो आई है 56 और ये 14। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स जो निकल के आते हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बोला हुआ है वेरिएबल कॉस्ट में, ये बोल रखा है 20% ऑफ लेबर। आई थिंक सो लेबर के जो खर्चे थे टोटल थे 56 + 14, तो ये 70, 20% ऑफ 17 मेरा आ गया 14। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी खर्चे दे रखे हैं, इन्हें क्वेश्चन में दे रखे हैं, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6 रुपये के। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो मेरी बनती है वो बनती है 216 रुपये की। ठीक हो गया जी। अगर 216 रुपये की ये बनती है मेरे पास, और मेरे को इतना पता है, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड मेरे पास आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो ये कैसे निकलेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कुछ इस तरह से निकलेंगे। मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये जो था 311.04, ये मेरे पास था लैक्स में, और 216 जो था पर यूनिट, तो मेरे पास यूनिट्स बन जाएंगे 1,44,000 यूनिट्स। इसको मैंने लैक्स में नहीं लिखा, यहाँ पे लैक्स था, तो ये यूनिट्स टोटल अमाउंट में लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे इतने यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो था वो कैलकुलेट करना था, तो मेरे पास टोटल सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कैलकुलेट करना है वो कितनी है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मेरे पास टोटल सेल्स कितनी थी, 397.80 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,41.44 भी इसको लिख सकता हूँ। तो ये मेरी जो टोटल निकल के आती है वो निकल के आती है ₹2, ये लैक्स के साथ लैक्स कट गया, तो 397.8 डिवाइडेड बाय 1.44 जो निकल के आता है वो आता है 276.25। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने वाला। अब जो सेकंड पार्ट है उसको ज़रा देख लेते हैं, उस क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा था हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन बजट एंड यूनिट चाहिए। तो प्रोडक्शन बजट एंड यूनिट्स कैसे आएगा, मेरे पास अभी तक क्या है,
अभी तक मेरे पास जो है वो है बजटेड सेल्स है, ठीक है जी, बजटेड सेल्स यही यूनिट्स। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का कर रहे हैं हम जी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मेरे पास सेल यूनिट्स जो थे वो थे 1,44,000 के थे। इसमें मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ये कहाँ पे दे रखा है आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है क्वेश्चन के सेकंड पेज पे, पेज 4.27 पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 यूनिट्स दे रखा है। इसमें मैं माइनस कर दूंगा अगर ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे पास प्रोडक्शन की जितनी रिक्वायरमेंट है यूनिट्स की वो आ जाएगी 25,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो टोटल मेरे प्रोडक्शन बनानी है मेरे को इतनी बनानी पड़ेगी, ठीक है जी, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक हो गई बात। उसके बाद वो कहता है कि मटेरियल परचेज बजट बनाइए, ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, और मेरे को थर्ड पार्ट करना है। अब हम जब बात करेंगे यहाँ की मटेरियल परचेज बजट की बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, हमें यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करने थे, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ये थे मेरे पास 149 प्रोडक्ट्स थे। तो मटेरियल ए भी लगेगा और इसमें मटेरियल बी भी लगेगा। जो मटेरियल ए लगेगा 1,49,000 यूनिट्स के ऊपर 6 किलो के हिसाब से लगेगा यहाँ पे 149,000 इंटू 6, 149,000 इसको 3 kgs पर अकॉर्डिंगली मतलब पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। तो 8,94,000 जो यूनिट्स हैं इसके kgs चाहिए होंगे, तो 447 kgs यहाँ पे चाहिए होंगे। इसमें मेरे को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरे पास पड़ा, वो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक मैं ऐड कर दूंगा माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है वो मैं लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्वांटिटी टू भी परचेज आ जाएगी कि कितनी मेरे को ख़रीदनी है, क्वांटिटी टू भी परचेज आ जाएगी। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80,000 kg एंड 55,000 kg। उसके बाद मेरे को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 75,000 kg और दे रखा है 40,000 kg, ठीक है जी। आई थिंक सो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इसको लिखते हुए। ये ओपनिंग स्टॉक है 40 और 55,000, 40,000 इधर का था। हाँ नहीं ठीक है, अरे ठीक है, ये 75,000 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास टोटल बन के आएगा 8,99,000 kg और यहाँ पे आएगा 4,62,000 kg। तो इसी के साथ ही मेरा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म होता है। तो 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स KX एंड KY, ठीक है जी। KX और KY 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट KX यूजेस 1 यूनिट कंपोनेंट ऑफ KP, ठीक है जी, एंड 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट KQ। वो KX क्या यूज़ करता है और KY क्या यूज़ करता है पहले ये बता रखा है, हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद कंपोनेंट KR इज़ असेंबल्ड इन द फैक्ट्री यूजेस 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट KQ का एक कंपोनेंट यूज़ करता है। तो ये लाइन थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। कंपोनेंट KP एंड KQ आर परचेज फ्रॉम द मार्केट। द कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, उसने सेल्स का दे रखा है, सेल्स फोरकास्ट का दे रखा हुआ है, सेल्स इन यूनिट्स दे रखा है, एट द एंड इन द बिगनिंग दे रखा है।
प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्ट दे रखी है. असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट के आर विल बी स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर. कंपनी हु at present orders its inventory of KP and KQ in quantities equivalent to the 3 months in production. The company has compiled the following data related to two components. ठीक है जी, टू components का डाटा जो दे रखा है, KP और KQ का दे रखा है, प्राइस दे रखा है, ऑर्डर कॉस्ट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट दे रखा है. तो इसमें स्टॉक कैलकुलेशन का, स्टॉक की कॉस्टिंग कैलकुलेशन भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा. प्रिपेयर अ बजट ऑफ प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन बजट चाहिए, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर एंड सजेस्ट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स KP एंड KQ. तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी भी KP और KQ की हमें सेलेक्ट करनी है. ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो कहा है उसने, उसको ऑन पेपर हम चेक करते हैं. तो चलिए आइए, वो क्या कहना है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये कहना चाह रहा है, कहता कंपोनेंट KX था और कंपोनेंट KY. उसमें ये KX जो है 1 यूनिट ऑफ KP यूज़ करता है और 2 यूनिट्स ऑफ KQ यूज़ करता है. उसके बाद जो KY है वो क्या यूज़ करता है, 2 यूनिट्स ऑफ KP यूज़ करता है, और ये जो है 1 यूनिट ऑफ KQ यूज़ करता है. इसी के साथ एक लास्ट जो कंपोनेंट KR है, KR जो कंपोनेंट है वो फैक्ट्री में ही असेंबल होता है, वो यूज़ करता है 1 यूनिट ऑफ KQ. यानी कि KQ के 3 जगह यूज़ है, 1, 2 और 3 जगह पे यूज़ है इसके. KQ के 3 जगह यूज़ है. तो चलिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट KX है और KY है, अगर वो बाहर से ख़रीदना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई थिंक सो इसकी प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी. वो क्या कहना चाह रहा है, प्रिपेयर अ बजट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट. तो पहले प्रोडक्शन कंपोनेंट बजट देखना पड़ेगा. दैट इज़ द रीज़न कि हमें पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है कंपोनेंट की. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन बजट. ये जो प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन बजट हम बनाते हैं KX का और KY का. तो मेरे पास आगे आ चुका है. हमने देखना है कि हमारा सेल फोरकास्ट कितनी है. तो सेल्स कितनी थी मेरे पास, सेल्स जो है वो 40,000 की है और 70,000 की है KX और KY की. सॉरी, ये 75,000 की है. ठीक है जी, तो KX और KY की रिस्पेक्टिव आ जाएगी सेल्स. उसके बाद मेरे को इन्वेंट्री एट द एंड ऐड करनी होती है. तो यहाँ पे मैं करूँगा इन्वेंटरी एट एंड. ये मेरे पास कितनी है, 5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, 5,000 10,000 रिस्पेक्टिवली. इसमें मेरे को क्या करना है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग जो है माइनस इन्वेंट्री इन द बिगनिंग जो है वो मेरे को लेस करनी पड़ती है. इन्वेंट्री इन द बिगनिंग मैंने क्या कर दी, लेस कर देनी है. तो 15,000 माइनस 25,000, ये जो है टोटल में मेरे पास प्रोडक्शन आता है. प्रोडक्शन मेरे पास आएगी 30,000 की और 60,000 यूनिट्स की. तो इतने मेरे को KX और KY प्रोडक्शन में लेके आना है. तो अब मेरे को जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, यूनिट KP KQ और ये ख़रीदने जो पड़ेंगे, तो इसका भी बजट बनाना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं. जो KX है इसमें हमने क्वेश्चन बताया था 1 यूनिट ऑफ KP और ये 2 यूनिट ऑफ KQ. KY जो है 2 यूनिट ऑफ KP 1 यूनिट ऑफ KQ. जो KR है 1 यूनिट ऑफ KQ यूज़ करता है. तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ components to be used for KX and KY. ठीक है जी, ये एक फॉर्मल वर्डिंग होती है. ये अगर आप लिख देते हैं तो एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बन जाता है.
आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो के एक्स के लिए, तो प्रोडक्ट के एक्स के लिए क्या चाहिए, हमें 3 जो है कॉलम बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? ये बनाने पड़ेंगे के पी, के क्यू और के आर। ठीक है जी। ये है 30,000, क्योंकि ये जो है 30,000 मेरे को यूनिट्स चाहिए और ये 30,000 का ही, और इसमें 1 यूनिट ही लगेगा के एक्स, सॉरी के पी जो है, तो ये के एक्स ही चलेगा। इसमें के पी जो है वो ऐसे लगेगा, के पी जो है वो इस तरह से लगेगा। उसके बाद के क्यू की बात करते हैं। 30,000 इसको यूनिट्स चाहिए और 2 पर जो है वो चाहिए होगा, 2 यूनिट्स पर यूनिट्स चाहिए होगा, 1 यूनिट लगता है। तो अब आते हैं प्रोडक्ट के वाई पे। ठीक है जी। तो इसमें लगेंगे के पी लगेगा और के क्यू लगेगा। इसमें 60,000 की अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है तो इसमें 2 रुपये पर यूनिट ऑफ लगेगा के क्यू का, और 60,000 के ऊपर 1 यूनिट लगेगा के क्यू का। तो इसमें 1,20,000 यूनिट यहाँ पे आ जाएंगे और 60,000 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के क्यू की। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो के आर है, कंपोनेंट के आर, वो असेंबल होगा फैक्ट्री में ही, वो यूज़ करेगा 1 यूनिट ऑफ के क्यू का। तो जो के आर के लिए भी फर्दर के क्यू लगता है। तो के क्यू के अभी तक यूनिट्स टोटल हम देख लेते हैं। के क्यू के टोटल यूनिट्स लगेंगे 1,20,000 यूनिट्स। तो 1,00,000 अगर 20,000 यूनिट्स लगेंगे तो के क्यू के लिए कितने लगेंगे? 1,20,000 यूनिट्स। और ये यूनिफॉर्मली है, तो यानी कि पर यूनिट एक ही लगेगा। तो यहाँ पे के आर जो लगेंगे 1,20,000 यूनिट्स लगेगा। तो ये टोटल 1,20,000 यूनिट इसके हो जाएंगे। तो 1,50,000 यूनिट इसके हो जाएंगे। तो ठीक है जी, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो ये अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमने जो लास्ट रह गया, इसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 सेकेंड। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है के पी की और के क्यू की जो है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एन नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू आई थिंक सो ऑर्डर कॉस्ट, और यहाँ पे होता है तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला देख रहे थे। 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेट करते हैं, केपी की कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू जो केपी के यूनिट थे वो 1,50,000 थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 3,000 पर ऑर्डर, और डिवाइडेड बाय 1 यूनिट था जो 40 रुपये का था, इंटू जो कैरिंग कॉस्ट जो थी वो 10% थी। ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरे के क्यू का कैलकुलेट करते हैं। तो ये था 2 इंटू 2,40,000, क्योंकि के क्यू का अब इसमें 1,20,000 प्लस 1,20,000 हम देखेंगे, क्योंकि के क्यू को ही के आर भी लगेगा, इंटू 3,000, ये भी इसका सेम ही है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंटू 16 रुपीज़ इसका प्राइस है, इंटू 10%। तो हम देखते हैं इसका अंडर रूट। तो 30,000 कंपोनेंट्स इसको मंगवाने चाहिए और इधर मंगवाने चाहिए इसको 15,000 कंपोनेंट्स। इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, 15,000 कंपोनेंट्स। तो इसी के साथ ही मेरा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा।